गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, राइट। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं केमिकल बॉन्ड्स को। देखिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है। इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बच्चा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, that holds that holds the constituent particles। अब constituent particles को वो क्या करता है? होल्ड्स करके रखता है। बात आता है सर constituent particle किसको बोलते हैं? तो constituent particles में आता है हमारे पास एटम्स आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? आयंस। इस सब को वो क्या करता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको होल्ड करके रखता है। कहाँ होल्ड करके रखता है बताइए? इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंडर इसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। किसको होल्ड करके रखता है? एटम्स और आयंस को। पहला बात समझ में आ गया। ये फर्स्ट हमने क्या एक्सप्लेन करी कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज। क्यों बनता है? अब इसका रीजन लिखने जा रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। बिकॉज एटम्स, जो भी एटम्स है या कंबाइनिंग एटम्स बोल दो, क्या बोल देते हैं यहां पर हम? कंबाइनिंग एटम्स। बिकॉज कंबाइनिंग एटम्स, जो कंबाइन कर रहा है, कंबाइनिंग एटम्स, राइट, वांट्स टू अटेन, क्या अटेन करना चाहता है? वांट्स टू अटेन द स्टेबिलिटी। क्या अटेन करना चाहता है बच्चा? स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, राइट। वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी एंड दस और इसीलिए एटम्स कंबाइन ईच अदर। क्या करता है वो? कंबाइन करता है। कंबाइन ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और आप क्या ले सकते हैं? डुप्लेट भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या ले सकते हैं हम लोग? डुप्लेट्स ले सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया? क्लियर है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट्स, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या करता है? एटम्स कंबाइन करता है बाय टू मेथड्स बोल दो। बाय टू मेथड्स, और मेथड्स को ही अपन क्या बोल देते हैं? मोड्स बोल देते हैं। दो मोड्स के थ्रू एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है? कंबाइनिंग करता है। पहला मोड क्या है सर? पहला है बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता है। और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा आपका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो बॉन्ड बनता है, यहां पे क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है यहां पर? आयोनिक बॉन्ड। तो फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। क्या बनाता है वो? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्लियर। दूसरा जो मोड है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड बनता है। दो तरीके से एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ये दोनों मेथड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाएगा वो बताओ, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। राइट, क्लियर हो गया। तो यही था आपके पास कि एक एटम्स दूसरे एटम के साथ क्यों कंबाइन करता है और एक केमिकल बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनता है, वो सारे हमने मेथड लिख दिए। क्यों करता है? क्योंकि वो क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट या फिर अपने डुप्लेट हाइड्रोजन के केस में। और क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है? अपनी स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहता है। क्या अटेंड करना चाहता है? स्टेबिलिटी। इतनी बातें समझ में आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी बच्चे ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट द लुईस डॉट सिंबल। राइट द लुईस डॉट सिंबल लिखना है फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है। ठीक है, इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैग्नीशियम का। क्या हमारे पास? मैग्नीशियम। तो चलिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 2 8 2। राइट, ये हो गया। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा? 12 इलेक्ट्रॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2 8 2 बन गया। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? मैग्नीशियम। राइट, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? दिखा देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखा सकते हैं या क्रॉस से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एटम। क्लियर हो गया। एक और मैं बना के दिखाता हूं, बाकी आप खुद बनाओगे। एक लास्ट वाला बना देता हूं मैं, दैट इज ब्रोमीन। दैट इज ब्रोमीन। चलिए ब्रोमीन का बना के दिखाता हूं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है, हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको पता है कि जो ब्रोमीन होता है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, पता ही। और ग्रुप 17 मतलब जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। तो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। क्या है ये बच्चा? ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? अगर वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। अगर कोई ग्रुप 16 से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। कोई 15 से बिलोंग करता है जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 5। समझ में आ गया। इस तरह से वो उसके ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आप वहाँ से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही तो दिखाते हैं हम लोग। बताइए ब्रोमीन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 7। कितना है बच्चा? 7। तो एक ये यहाँ पे दिखा दीजिए 2, यहाँ पे दिखा दीजिए 2, यहाँ पर दिखा दिया 2, ये एक 7 हो गया 7। तो दिस इज लुईस डॉट सिंबल ऑफ ब्रोमीन एटम। क्लियर हो गया। बाकी को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपका एटॉमिक नंबर भी इसका जरूर याद होगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए। राइट लुईस सिंबल, फिर वही बात है, फॉर द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। पहला दिया हुआ है S-2, राइट। दूसरा क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम Al+3 एटम और उसके आयंस दे रखा है। और तीसरा क्या दे रखा है? हाइड्रोजन एटम। और दूसरा क्या दे रखा है? H-। इसका क्या निकालना है आपको? सिंबल लिखना, लुईस सिंबल। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन पहला सल्फर का निकाल लेते हैं एंड सल्फर -2 का निकाल लेते हैं। राइट, क्लियर है। तो आ जाइए यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर चाहिए आपको। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 16 होता है। ये तो पता ही होगा आपको। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। चलो इसको आगे ही लिख लेते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बताओ?
क्या बनेगा 2 8 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया ये बच्चे 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, राइट। अब आइए, अब देखिए लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना, 6 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सल्फर, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसके पास 6 हो गए। दिस इज लुईस डॉट सिंबल फॉर सल्फर एटम। क्लियर हो गया। अब यहीं पर आपको पूछा हुआ है S-2 है ना, S-2। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है S-2 दिया। अब जब ये S-2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर तो 16 ही होगा, एटॉमिक नंबर तो 16 ही होगा, लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है ना बच्चा, एक्सेप्ट किया है, माइनस है, तब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। 16 तो पहले से था, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो कितने हो गए 18। 18 के लिए क्या लिखेंगे आप बताइए, 2 8 8, यही बनेगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया, 2 8 8 बन जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फर ले लिया हमने, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, किससे मतलब है बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 8। क्या लिखोगे 2 2 4 2 6 2 8, लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर जितना चार्ज है वो भी आपको दिखाना है। कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज भी आप इसको दिखाएंगे। तो दिस इज लुईस डॉट सिंबल, दिस इज लुईस डॉट सिंबल ऑफ S-2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से मैंने आपको समझाया निगेटिव एक एटम था, उसके आयंस और एटम का कैसे आप दिखाएंगे। एक मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। ये तो एनायन वाला था, ये तो नॉर्मल एटम था, और ये क्या था उसके एनायंस थे, है ना। तो ये दोनों बना के मैंने आपको दिखाया। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वाला पे, एल्युमिनियम और L+3। तो बताइए एल्युमिनियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 13, पता ही होगा आपको। मतलब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है 2 8 3, यह नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब इसका क्या करते हैं हम, हमको किससे मतलब है बच्चा, हमको मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए यहाँ पर। एल्युमिनियम कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। दिस इज लुईस सिंबल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम Al+3 की बात कर लेते हैं। बताइए Al+3, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो बच्चा 16 ही रहे, सॉरी 13 ही रहेगा, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, प्लस में है, प्लस में है, तो 13 इलेक्ट्रॉन तो था, 3 इसने निकाल दिया, बचे कितने 10। तो 10 के लिए क्या लिखोगे आप 2 8, क्या लिखोगे बताओ जल्दी से 2 8 लिखेंगे। अच्छा अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कितने बचेंगे इसके पास, यहाँ पर कितना बचेगा बताओ 0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर दिया निकाल दिया इसने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अरे बच्चा देखो 2 8 3 है, यहाँ पर 2 8, 3 निकाल दे तो यहाँ पर 0। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ से इसके लास्ट में बचे कितने इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे एल्युमिनियम लोगे, राइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या दिखाएंगे। और इसके ऊपर जो अपन चार्ज लिखेंगे वो कि सिर्फ चार्ज लिख देंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसके वैलेंस सेल में अब 0 इलेक्ट्रॉन है। कितना चार्ज है यहाँ पर +3। तो इस तरह से ये बन गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको समझा दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और बच गया, H एंड H-, ये आप खुद करोगे, ठीक है, कर लेंगे आप आराम से, एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी याद है आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयंस, जो भी आपको दिया हुआ है, H2S, SiCl4, BeF2, CO3-2, H2
सॉरी HCOOH फॉर्मिक एसिड, है ना। इस सब का आपको क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहला देख लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, H2S। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पहला किसके बनाने जा रहे हैं हम, लुईस स्ट्रक्चर H2S। तो सबसे पहले क्या करते बच्चा, ये जो सल्फर है जिसकी नंबर कम होती है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं हम लोग। तो सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो सल्फर क्या बनेगा, सल्फर बन जाएगा सेंट्रल एटम। और जो बच गए दैट इज सराउंडिंग एटम। तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को लिखते हैं, ठीक है। तो हमने सल्फर लिख दिया। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, बच गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दो। ये बन गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, किसके किसके बने, सल्फर का। अब आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन ले रहे हैं, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, राइट। राइट और नोट राइट, बताओ। इसके हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन है ये, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, अब देखो सल्फर क्या पूरा करना चाहता है, सल्फर क्या पूरा करना चाहेगा। अब हाइड्रोजन तो डुप्लेट पूरा करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करना चाहता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब सल्फर क्या पूरा करना चाहता है, सल्फर को तो 8 चाहिए ना, 6 तो है ही, ये इसके क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, तुमको पता ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 50-50 शेयरिंग होता है, 50-50 शेयरिंग होता है। तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, इसके बीच में बन जाएगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड, आपको पता ही ऑलरेडी, राइट। तो अगर आपको इस तरह से दिखाना है तो इस तरह दिखा दीजिए, अदरवाइज आप सिंबल ये जो स्ट्रक्चर है, सर्कल जो हमने बनाया उसको हटा दीजिए और सिंपली दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से, क्लियर है। तो ये H2S का स्ट्रक्चर है। अब बना लेते हैं हम BeF2 का, किसका बना लेते हैं बच्चा, BeF2 क्या बनाएंगे बताइए, BeF2 का। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और एटॉमिक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 सिंबल हो गया B, 4 हो गया तो 2 ही बनेंगे ना लास्ट में। कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास बताइए, इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना है जल्दी बताओ, फ्लोरीन तो 2 है ना सर, फ्लोरीन तो 2 है। अच्छा फ्लोरीन आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 दिखाना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं हम, राइट। यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं इसको, राइट और नोट, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आइए ये क्या करेगा, ये तो पता ही चल गया होगा तुमको, इस तरह से ये इसके इलेक्ट्रॉन को 7 है ही तो 1 ले लेगा, 1 ले लेगा ये, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन के पास 7 है, 1 बेरिलियम का ले लिया तो क्या बना लिया, ये 8 बना लिया। अब 50-50 शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करेगा बताओ, बेरिलियम भी इसके 1-1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। समझ में आई बात आपको, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर हो गया। और इसके बीच में क्या बन जाता है आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। चलो एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दैट इज CO3-2 आयन का, CO3-2 आयन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं, राइट बच्चा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास दूसरा ले लीजिए CO3-2, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है बताओ, सेंट्रल एटम तो सर कार्बन ही है, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, कार्बन। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कार्बन, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, अच्छा 2-4। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर ले लिया, कितने लेना है आपको, 4 लेना है ना, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन के, ब्लैक से हमने सिंबल कर दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है गौर से देखो तो, ऑक्सीजन तो 3 है, 1 ऑक्सीजन यहाँ दे दो, राइट, 1 ऑक्सीजन यहाँ दे दो और 1 ऑक्सीजन यहाँ दे दो, 3 ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 2 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 6। तो इस तरह से दिखा दिया हमने, कोई दिक्कत बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब यहाँ पर ये दिखा दिया हमने, इसके भी कितने
6। क्लियर और नोट क्लियर बच्चा? क्लियर है? अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर भी दिखा दीजिए आप, इसके पास कितने होंगे? 6 होंगे। इसके पास कितने होंगे बच्चा? 6 होंगे। हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ऑक्सीजन डुप्लेट, सॉरी ऑक्सीजन को 8 चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास कितना है देखिए तो 6 है। तो ये क्या करेगा, इसके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अपना क्या पूरा कर लेगा वो? 6 पूरा कर, 8 पूरा कर लेगा। राइट? क्लियर है? 8 पूरा कर लिया। अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही बचे और 2 ऑक्सीजन है, तो 50-50 शेयरिंग करेगा। ये इसको भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन तब पर भी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तब ये क्या करेगा बताओ? अब क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अब जो कार्बन है वो जिस 50-50 शेयरिंग किया है, तो श्योर है ये भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे बच्चा? ये भी इसके 1-1 इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ही लेंगे ना, श्योर है? ये भी इसका 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग। चलिए थोड़ा सा अच्छे से मैं बना देता हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में क्या बना लेगा? ये बना लेगा इसकी एक बॉन्ड, ये भी बना लेगा एक बॉन्ड, और इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चा? 2 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर और नोट क्लियर? तो आप ऐसे भी बना के दिखा दीजिए, ठीक है? ऐसे बना के दिखा दीजिए, या आप सिंपली कैसे बना सकते हैं? देखो, कार्बन ले लिया, यहाँ पर कार्बन इसके साथ चला गया डबल बॉन्ड में, ओ के साथ, अभी ऊपर में बनाया था मैंने आपको। यहाँ पर चला गया कितने? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर भी चला गया ये ऑक्सीजन के साथ। राइट? अब आ जाओ, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था ब्लैक वाला, याद है आपको? ये ब्लैक वाला था इसका, यही तो था कार्बन हमारा ब्लैक वाला, है ना? अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स था, और यहाँ पर कितना बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? और यहाँ पर आ जाओ, इसके पास कितना होगा? 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 था, 6, तो अभी 2 2 4 1 5, 1 यहाँ पे 6। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये इसके पास कितने थे? 6 थे। देखो 3 हो गया, 4 5 6। लेकिन अब इसको ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव। निगेटिव का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 - 2 आयन। क्लियर हो गया? बाकी जो आपके बचे हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे, मैंने बहुत सॉल्व कर दिया है, ये वाला ये वाला ये वाला कोर्स। बाकी आपका सिंपल मॉलिक्यूल है, यू कैन डू योरसेल्फ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए तो, डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को डिफाइन करना है। राइट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या लिमिटेशंस है, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑक्टेट रूल कहता क्या है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, समझिए ध्यान से। एटम्स कैन कंबाइन, क्या कहता है बच्चा? ये कहता है एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स कैन कंबाइन, ठीक है, विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। बात तो सही है, एटम एक दूसरे के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है? बिकॉज टू अटेन, ऐसे लिख देते हैं, टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब टू अटेन द स्टेबिलिटी, दैट इज स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अटेन द स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? टू अटेन, ऐसे लिख दो, टू अटेन
to attain the nearest noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या अचीव करना चाहता है? नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ये क्या अचीव करना चाहता है? नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है ये। इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्या करता है? एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि वो अचीव करना चाहता है जो उसके इनर्ट गैसेस या फिर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होता है तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे एक इंसान जो बहुत करोड़पति है वो चाहता है कि मैं भी करोड़पति, क्योंकि वो अपने लाइफ में स्टेबल है। तो जो गरीब इंसान है वो भी चाहता है कि मैं करोड़पति बनूं, क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वही बात है, ये सारे एटम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है टू बिकम द स्टेबल। राइट, समझ में आ गया? ये कहता है कौन? ऑक्टेट रूल। ये तो पहला था इसकी थ्योरी। दूसरा थ्योरी क्या कहता है समझिए, ये पहला थ्योरी था। दूसरा थ्योरी क्या कहता है? दिस रूल एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, formation of chemical bonding by using valence shell electron। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या बनाया जाता है? यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाया जाता है। उसको ये क्या करता है? रिप्रेजेंट। अभी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा ना, केमिकल बॉन्ड बन रहा था शेयरिंग करके। क्यों बन रहा था? क्योंकि वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ले रहे थे हम लोग, 6 ये सब ले रहे थे ना। इस तरह से ये आपको ऑक्टेट रूल कहता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा? लिमिटेशंस। आइए लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या कहता है? देखिए, पहली बात, दिस, ऐसे कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां से। ये क्या कहता है? it is unable to explain the shape and geometry of the molecule। ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता है, जो कि हम एसपीआर थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी किया था। राइट, दूसरा लिख लीजिए यहां पर। दूसरा क्या लिखेंगे? इन सम कंपाउंड्स राइट, द ऑक्टेट ऑफ central atom are not completed। कुछ कंपाउंड में ऐसा देखा गया कि जिसकी सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं कर रहा है। डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल कहलाता है वो। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं BeF2 या BeCl2 ले लीजिए, या AlCl3 ले लीजिए। तो सेंट्रल एटम जो बेरिलियम है या जो एल्युमिनियम है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, जबकि कहता है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा देखा गया इन सम कंपाउंड्स कि सेंट्रल एटम आर नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, इस सभी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। बिहेव करता है। एक्ट्स, ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? किसकी तरह बिहेव करता है ये? लुईस एसिड की तरह। एक्ट्स एज लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, इसका हम तो ऐसे ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको, बट ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तीसरा पॉइंट,
In some compounds, in some compounds, in some compounds, in some compounds, the octet of central atom, the octet of central atom, the octet of central atom, the octet of central atom is expanded, 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 which is not allowed, which is not allowed, not allowed as per rule, as per rule, जो रूल के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अब कहता है कि ऑक्टेट ही कंप्लीट होनी चाहिए, बट ऐसा देखा गया कि कुछ कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्टेट एक्सटेंड कर गया, बढ़ गया, एक्सपेंड हो चुका है, 8 से ज़्यादा हो चुका है, राइट, जो कि रूल के अकॉर्डिंग तो होना ही नहीं चाहिए था। ये बोल रहा है हम ऑक्टेट रूल फॉलो करती है तो होना ही नहीं चाहिए था। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग जैसे PCl5, ठीक है, SF6 है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर जो है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहलाता है ये सब, राइट, समझ में आ गया। एक और रूल लिख लेते हैं बच्चा, एक और रूल लिख लेते हैं। क्या कहता है? इट इज़ नॉट वैलिड, मतलब दिस रूल इज नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट वैलिड, it is not valid, this rule is not valid for the atoms, for the atoms having odd electron, odd electron, जिसके पास क्या होता है? odd electron है, उसके लिए ये रूल वैलिड नहीं है। हैविंग odd electron, जिसके पास odd नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उस मॉलिक्यूल के लिए, उस एटम के लिए ये रूल वैलिड ही नहीं है। जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ले लिया हमने NO, ठीक है, NO का स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पर N, ठीक है, यहाँ पर O। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। नाइट्रोजन के पास होते हैं बच्चा, नाइट्रोजन के पास होता है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, नाइट्रोजन के पास होता है 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, राइट, तो ऑक्सीजन का इधर दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसके बीच में क्या बनाओगे तुम? इसके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, बात तो सही है। अब देखिए, इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? ओड, तो इसको बोलते हैं हम ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओड, इसके लिए ये रूल वैलिड ही नहीं। देखो नाइट्रोजन का कितना हुआ, नाइट्रोजन के पास 5 था, अभी 1 ही लिया उसने, तो 6 ही कर पाया ना, ये 6 ही कर पाया। ऑक्सीजन के पास 6 था, 1 ही लिया उसने, तो ऑक्सीजन के पास भी कितना, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, और नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 था, तो 1 ले लिया तो 6। इस दोनों में कभी भी किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। एग्जांपल क्या था? NO, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अच्छे से अपने होमवर्क कॉपी में मेंशन करेंगे। NO एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, उसके लिए ये रूल वैलिड नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर फेवरेबल फैक्टर्स लिखना है। फेवरेबल फैक्टर्स, कब बनेगा आयोनिक बॉन्ड? तो चलिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं फेवरेबल फैक्टर्स, फेवरेबल, यही है ना, फेवरेबल फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। क्या वो कंडीशन है, क्या वो फेवरेबल फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाएंगे? उस फेवरेबल फैक्टर्स के बाद चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आयोनिक बॉन्ड को पहले डिफाइन कर लूँ क्या? चलो आयोनिक बॉन्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये देख लीजिए आप, आयोनिक बॉन्ड है ना, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ध्यान देखिए।
क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। इट इज़ अ बॉन्ड, इट इज़ अ बॉन्ड बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, राइट। विच इज फॉर्म्ड, विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, विच इज फॉर्म्ड, राइट, बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है बच्चा, अभी तो बताया था मैंने आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड की फॉर्मेशंस होती है। क्लियर है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये बॉन्ड की फॉर्मेशंस होगी। क्लियर हो गया। फ्रॉम वन एटम टू, कहाँ पर ट्रांसफर होगी, फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी और वहां पर एक बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टर्स, जो फेवरेबल फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड पाया किस में जाता है सर, जितने भी सॉल्ट होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो ऑल सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। लाइक NaCl, NaCl, MgCl2, उसके बाद CuSO4, ZnSO4, MgSO4 एटसेट्रा, बहुत सारा है, ठीक है। तो इस सब में क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड्स होगा। अब बात कर लेते हैं हम फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं हम, फेवरेबल फैक्टर्स की बात कर। ध्यान से देखो, यहाँ पर फेवरेबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आ जाओ, फेवरेबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, राइट। क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स है इसके लिए, तो पहला फैक्टर क्या है, वन एटम, कोई भी एक एटम, वन एटम, वन एटम, ये क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, पूरा 2 लेक्चर लिया था हमने आयोनिक बॉन्ड पे। वन एटम मस्ट हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, तो जो कैटायंस की फॉर्मेशन करेगा। तो उस एटम की, कोई भी एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए, पहला पॉइंट्स। दूसरी बात है, अब दूसरा एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। तो अदर एटम्स मस्ट हैव वेरी हाई, क्या होनी चाहिए है, अब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे एटम की। समझ में आया, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। एक और लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा फैक्टर की बात कर लेते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, फॉर्म्ड कंपाउंड्स, जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड्स बना, तो फॉर्म्ड कंपाउंड्स मस्ट हैव वेरी हाई लैटिस एनर्जी। क्या होनी चाहिए उसके पास, लैटिस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपका कंपाउंड बन रहा है, जितनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड में, है ना, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कंपाउंड उतना अच्छा बनेगा, वो उतना अच्छा स्टेबल होगा, तो दैट विल बी वेरी गुड, क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे, एक आयोनिक बॉन्ड्स बनने के क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिस्कस द शेप लिखना, ज्योमेट्री नहीं, ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द VSPR मॉडल, ठीक है। BeCl2 दे रखा है, BCl3 दे रखा है, SI, ये सब मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ, राइट। इस सब का अपना क्या करना है, हमें शेप लिखना है, ज्योमेट्री नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बाकी सारे आप न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ और रूल भी समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे आप, टोटल इलेक्ट्रॉन
पेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको अपन किससे नोट करते हैं? जेड से नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी एकदम याद रखिए, कोई भी कंपाउंड का आप आराम से सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, राइट, इनटू। अब आ जाओ, पहला लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, हाफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको कैलकुलेट करना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, पहला बात क्लियर हो गया। उसके बाद आइए, प्लस करना है आपको। क्या करना है बच्चा? प्लस करना है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है? आइए, प्लस निगेटिव चार्ज। किसको करना है आपको? निगेटिव चार्ज उस कंपाउंड के ऊपर कितना है उसको आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस निगेटिव चार्ज। अब आइए माइनस, अब माइनस आ गया तो क्या करोगे यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे आप वहाँ पे? अगर किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे वहाँ पे। जैसे +2 है तो उसमें से -2 कर देंगे हम इसमें फॉर्मूला में, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप? प्लस मोनोवैलेंट एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है? चलो, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलो हम बनाते क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पर। क्या हमारे पास? BeCl2। क्या है बच्चा? या BeCl2 ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन, ये सब तुम्हें नाम इसका पता ही होगा, एटॉमिक नंबर। AsF5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? AsF5। बाकी है H2S है, PH3 है, ये सब तुम्हें एटॉमिक नंबर बिल्कुल पता है सबका, सब तुम आराम से कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो हम क्या देख लेते हैं यहाँ पर? AsF5 देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? AsF5, ये है ना बच्चा। अब बात आती है कि सर AS का तो हमको एटॉमिक नंबर ही याद नहीं है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना। आइए यहाँ पर बताइए, क्या हमारे पास AS है। AS क्या होता है? एस्टेटाइन होता है। क्या होता है? AS देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विखार, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। जो AS है वो किसका एलिमेंट्स है? ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 15 क्या क्या है ये बताओ? ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, पता है ना आपको? ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स आता है वो कौन कौन आता है देख लीजिए यहाँ पर। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विखारी, है ना। तो क्या हो गया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये आर्सेनिक है बच्चा, आर्सेनिक है, राइट। चलिए अब जब ग्रुप नंबर 15 है तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? इसका वैलेंस ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है ये, तो कितना होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो पता चल गया होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5, बताया था ना मैंने आपको, 5 हो गया यहाँ पर। प्लस आइए, प्लस कोई निगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसको देखो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। प्लस कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज 0। मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। देखो मोनोवैलेंट एटम में क्या क्या लेते हैं आपको मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो मोनोवैलेंट एटम में आप जो लेंगे हमेशा वो लेंगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इसमें से कुछ भी दिख गया दैट इज मोनोवैलेंट एटम, दैट इज मोनोवैलेंट एटम। क्लियर हो गया? तो देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है? 5। तो इसको क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। क्या करोगे इसको बताओ? प्लस क्या करेंगे? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितना है? 5 है, तो 5 को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं यहाँ पर 5। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये बन गया प्यारे बच्चों हमारा, ये बन गया आपका क्या निकालने का फॉर्मूला बताओ। इससे हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लिया। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से? हाफ इंटू 5 5 10 कितना हो गया? 5। अगर जेड का वैल्यू 5 आता है मतलब
तो यहां से आपको पता तो चल गया होगा कि ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल, ट्राई बाय पी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं इसको, ट्राई बाय पी बोलते हैं इसको, राइट। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है शेप। चलो एक बात और देखते हैं यहां से, अगर जेड की वैल्यू 5 आ जाता है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? हाइब्रिडेशन क्या होगी ये बताओ? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3d हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगा बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन। मैं लिख देता हूं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब आइए, ये क्या था आपके पास? ये था आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। यही था ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितना है इसमें? बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर ऐसे निकाल लोगे। बॉन्ड पेयर मतलब आपको एटम कैलकुलेट करना है, कितना एटम सराउंडिंग एटम है, बस कितना सराउंडिंग एटम है? 5। चाहे वो कुछ भी रहे, एटम काउंट कर लो, बस 5 एटम है। तो बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर? 5 है ना, 5। तो बताइए लॉन पेयर कितना होगा यहाँ पर? लॉन पेयर कितना होगा? लॉन पेयर कैसे निकालते हैं हम? तो लॉन पेयर निकालते हैं बच्चा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? 5 में से 5 चला गया, 0। तो लॉन पेयर कितना होगा यहाँ पर? 0 होगा, लॉन पेयर 0। और हमने आपको एक बातें बताई थी कि जो अगर लॉन पेयर कंपाउंड में 0 आ जाए, अगर लॉन पेयर कंपाउंड में 0 आ जाए तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों बराबर हो जाता है। याद है आपको? तो ज्योमेट्री और शेप यहां पे लिख देता हूं मैं नोट करके, इफ लॉन पेयर इज क्या हो जाए? 0, देन क्या होगा? शेप एंड ज्योमेट्री आर सेम हो, वही हो जाएगा। तो ज्योमेट्री क्या था इसका? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो बना लेते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बना लोगे? बताओ। ट्रायगोनल मतलब ट्रायगोनल का मतलब हुआ, पहले आप क्या करें? एक ट्रायंगल बनाए। क्या बनाए? एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल, ठीक है। बीच में किसको रख देते हैं हम लोग? बताओ। यहां पर किसको रखेंगे? क्या नाम था इसका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक था ना, ये आर्सेनिक है, ठीक है। यहां पर आ जाइए, इसको बॉन्ड के थ्रू यहां पर जितना भी होगा ये क्या दिखाते हैं हम? यहां पर बॉन्ड दिखाते हैं, राइट। अब आ जाओ यहां पर सब जगह क्या होगा? बताओ बच्चा, सब जगह क्या होगा? इसके साथ फ्लोरीन अटैच है। क्या अटैच है यहां पर? ट्रायंगुलर फॉर्म में। और एक बॉन्ड कहां जाएगा? बताओ। प्लेन से ऊपर, और एक बॉन्ड जाएगा प्लेन से नीचे, राइट। तो यहां पर भी क्या मिलेगा आपको? यहां पर भी आपको फ्लोरीन मिलेगा। तो यही इसका हो जाएगा ज्योमेट्री और यही इसका हो जाएगा शेप। क्लियर हो गया? इस तरह से आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिए, यहां से हाफ इंटू ये करके निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका वैल्यू निकल गया यहां से, कितना आ गया? 5। फिर आप निकाल लीजिए बॉन्ड पेयर, उसके बाद निकाल लीजिए लॉन पेयर। लॉन पेयर कैसे निकालेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कर लेंगे, 0। और अगर लॉन पेयर का वैल्यू 0 आ जाता है, शेप एंड ज्योमेट्री आर सेम, दोनों बराबर होता है, तो निकाल दो इस तरह से। क्लियर हो गया? बाकी बहुत इजी मॉलिक्यूल है, यू विल डू योरसेल्फ। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड तुमको घुमाने के लिए दिया गया, समझ लो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन द अमोनिया, डिस्कस। कह रहा है कि ऐसा क्यों हो गया कि जो वाटर में बॉन्ड एंगल है वो कम है अमोनिया से, जबकि दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है। आपको पता है दोनों का ज्योमेट्री क्या होता है? चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या ले लेते हैं? अमोनिया की बात करें तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, और सराउंडिंग एटम का बात क्या होगा? यहाँ पर सराउंडिंग एटम है आपके पास हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है, इस तरह से। और इसके पास क्या होता है? एक लॉन पेयर भी होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं वाटर। वाटर में सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन, और इसके साथ कौन लगा रहेगा? 2 हाइड्रोजन लगा रहेगा, 2 हाइड्रोजन लगा रहेगा, राइट, इस तरह से।
और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं बच्चा। कितने लोन पेयर होंगे इसके पास? 2 लोन पेयर होंगे, राइट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, अब ये कह रहा है कि यहां पर जो अमोनिया है, अमोनिया के केस में बात करते हैं। अमोनिया के केस में जो रिपल्सन हो रहा है वो सिर्फ किसमें हो रहा है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। ये क्या आपका? बॉन्ड पेयर। इसी के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां भी जो रिपल्सन हो रहा है किसमें हो रहा है बच्चा? जल्दी बताओ। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? वाटर में। यहां पर देखिए, यहां जो रिपल्सन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? लोन पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, राइट। यहां जो रिपल्सन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। यहां पर भी जो रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में हो रहा है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है। तो कहां पर रिपल्सन ज्यादा है? अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया आपको। रिपल्सन इज मोर इन वाटर। यहां पर जो है, यहां पे 2 तरह के रिपल्सन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपल्सन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपल्सन। 2 टाइप्स ऑफ रिपल्सन हियर। यहां पर 2 तरह का रिपल्सन है बच्चा। क्या क्या? वो तो मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है यहां पर? लोन पेयर रिपल्सन है ना, लोन पेयर रिपल्सन, कोई दिक्कत? दूसरा क्या है यहां पर? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, कोई दिक्कत? और यहां पर आ जाओ, यहां पर जो रिपल्सन है बच्चा, यहां पर देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ रिपल्सन। 1 टाइप ऑफ रिपल्सन। यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्सन है। दैट इज क्या है यहां पर बताइए? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो यहां पर सिर्फ 2 ही तरह के एक ही तरह के रिपल्सन है। तो देयर इज अ लेस रिपल्सन, हैंस क्या लिखते हैं? हैंस देयर इज अ लेस रिपल्सन in NH3 molecule than the water, and so in water bond angle is less than the किससे? than the अमोनिया। क्या क्लियर हुआ? यहां पर क्या क्लियर हुआ सभी बच्चे को? ये अच्छे से बना लेना नोट्स। देन द अमोनिया, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसमें बात करूं, अमोनिया में बात करूं, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते कितनी होती है। यहां पर देखिए बॉन्ड एंगल की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में वो कितना होता है बच्चा? 107 डिग्री, 107 डिग्री होता है। जबकि वाटर की बात किया जाए, अगर वाटर में बॉन्ड एंगल की बात करें हम तो ये होता है 104.5 डिग्री। तो वाटर में बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया क्यों कम होता है? ये तो अभी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ को आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में, ठीक है। तो आप यहां से जानिए कि जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर की अगर कहानी मैं सुनाऊं आपको, बॉन्ड ऑर्डर की कहानी सुनाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बच्चा? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड है, राइट। एक होता है हमारे पास डबल बॉन्ड। ऐसे यहां पर आपको बॉन्ड इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन भी होता है। अभी मैं इसकी नॉर्मली बात करता हूं आपको समझाने के लिए। ये क्या हमारे पास? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। उसके बाद आ गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? दिस इज ट्रिपल बॉन्ड्स। अब एक बात बताओ,
किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसको तोड़ पाना इजी है बताओ। 3 बॉन्ड को आराम से तोड़ लोगे, या फिर 3 बॉन्ड आराम से टूटेंगे, या फिर 2 बॉन्ड आराम से टूटेंगे, या फिर 1 बॉन्ड आराम से टूटेंगे बताओ। एक डंडे को तुम आराम से तोड़ पाओगे, या 2 डंडे को एक साथ कर दिया जाए फिर उसको तोड़ पाओगे, या 3 डंडे को एक साथ कर दिया जाए उसको तुम आराम से तोड़ पाओगे बताओ। 3 डंडे को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, एक डंडा आराम से टूट जाएगा, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बताइए क्या होगा यहां से, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी किससे, डबल बॉन्ड से, और किससे कम होगी ये, ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर है इसके, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया बात आपको, क्लियर है, कर लोगे, क्लियर है ना यहां तक। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं आप यहां पर देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, थ्योरी लिखना है तो ये भी लिख सकते हो आप, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। अब श्योर है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना, 3 बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, श्योर है, ठीक है। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, अरे बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बताइए, ग्रेटर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इस तरह से देख लीजिए, अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ज्यादा है ना। पहला केस समझ में आया, ये उसी का इस तरह से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है डिफाइन द बाउंड लेंथ, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बाउंड लेंथ को आपको डिफाइन करना है इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलिए या एवरेज डिस्टेंस बोलिए, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, या 2 बाउंडेड एटम बोल देते हैं, 2 बाउंडेड एटम्स, 2 बाउंडेड एटम्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन अ बाउंड लेंथ बोलते हैं। आगे क्या लिखेंगे, इन अ मॉलिक्यूल, क्लियर हो गया। दूसरी बात और लिख लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, बिगर द साइज ऑफ एटम्स, कौन सा एटम्स, बाउंडेड एटम्स, राइट। तो लॉन्गर विल बी, क्या होगा यहां पर, लॉन्गर विल बी बाउंड लेंथ क्या होगा बच्चा, बाउंड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। एक पॉइंट और देख लीजिए यहां पर क्या लिखेंगे, बाउंड लेंथ डिक्रीजेस as the bond multiplicity एक सेकेंड, क्या हो गया, MULTI, मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस। अगर क्या बोल रहे हैं हम कि अगर आपका
बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है बच्चा, वहां पर डिक्रीज हो जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, एक क्या है डबल बॉन्ड, और एक क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। तो कुछ तो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर से आपको, है ना। इसकी बॉन्ड लेंथ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी वो थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी बॉन्ड और बढ़ गई। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ये डबल बॉन्ड है तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है 2 की, इस तरह से, दैट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।